हाँ। चलो पढ़ेंगे अभी बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी लेसन 3 एसएमसीएफ का। ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर है ना, अगेन हमने ना स्टार्टिंग में जो चैप्टर नंबर 1 और 2 देखे थे, विच टॉक्ड अबाउट स्ट्रैटेजी होती है, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज होती है, जो तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स थे। उन चैप्टर्स के अंदर तो हमें पहले स्ट्रैटेजी के बारे में बताया कि भाई अलग अलग तरफ से आप इंसान सोचता है कि कंपनी को कैसे ग्रो करना है। फिर एनवायरनमेंट स्ट्रैटेजी थी, फिर लीडरशिप कैसे करनी है, वो सब था। तो हमने ये बहुत सारी चीजें देखी थी। उसके अलावा प्लानिंग कैसे करता कि कंपनी अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को या मिशन को अचीव कर पाए, विजन को अचीव कर पाए। राइट। फिर उसके अलावा फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसको, एनवायरमेंटल, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सारे थे। राइट। तो ये सारी चीजें देखी। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो हमने अब तक देख रखी है, जिसमें हमने कहा कि स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, ये सब होता है। इन द थर्ड चैप्टर ना, ये लोग बोल रहे हैं आप स्ट्रैटेजी को बनाओगे कैसे। अब तक इन्होंने ये सिर्फ समझाया कि अच्छा स्ट्रैटेजी है, नहीं है, इफेक्ट क्या कर रहा है, क्या नहीं। हाउ विल यू फॉर्म दैट स्ट्रैटेजी इन द थर्ड चैप्टर। ठीक है। So now in this chapter again we have been talked about strategy की कंपनी के अंदर जब स्ट्रैटेजी बनती है ना, तो वो तीन तीन टाइप से बनती है। पहली जिसको हम कहेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, यानी कि एंटायर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, कंपनी एज अ होल क्या अचीव करना चाहती है। उसके अलावा बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी एज सच कि अगर एक कंपनी, अब मान लो एक रिलायंस है फॉर एग्जाम्पल, तो रिलायंस के मोटर्स भी है, रिलायंस के स्टील भी है, सब मतलब बहुत कुछ है। राइट। मोटर से सॉरी, ऑयल वाली फैक्ट्रीज है, सब कुछ है। राइट। तो रिलायंस इज वेरियस फैक्ट्रीज, उल्टा बोल आई थिंक मैं टाटा बोलूंगी और रिलायंस, तो वट एवर, मोबाइल है हमारा, सब कुछ है। राइट। सो दे हैव टेलीकम्युनिकेशन, दे हैव ऑयल। करेक्ट। सो इन दैट केस अगर मैं ऐसा बोलूँ कि रिलायंस को ओवरऑल अचीव करना है कि वी हैव टू बिकम द कॉर्पोरेट लीडर और वी हैव टू बिकम द बेस्ट इन आर, जो भी इंडस्ट्री हम जो भी काम कर रहे हैं, ये उनका कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। उसके बाद अब इस कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए वो लोग बोलेंगे तो फिर हम अब करें क्या। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी विल बी कि ऑयल वाले के लिए अलग और टेलीकम्युनिकेशन वाले के लिए अलग। तो एक कंपनी के अंदर अलग अलग जब बिजनेस यूनिट्स होते हैं ना, तो वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज करते हैं। इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, सिंपल अपनी क्लास के बारे में सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, तो इफ आई टीच यू सीएस, राइट, तो मेरा एक स्ट्रैटेजी होगा जो एंटायर क्लासेस के लिए होगा कि भाई मैं चाहती हूँ मेरी क्लासेस में ऐसे होगी कि कोई भी बच्चा आए तो उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले, फिर जो भी उसको नोट्स चाहिए नोट्स मिले, या सब कुछ डाउट सॉल्विंग ये वो सब कुछ हो। ठीक है। तो मेरा ये पूरा बिजनेस कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है। अब इसी के ही अंदर मैं दो तरफ से देख रही हूँ कि अच्छा इफ दैट इज द केस, तो मैं पढ़ाती हूँ एक सीएस और एक मैं पढ़ाती हूँ लॉ। राइट। तो मेरा वैसे स्ट्रैटेजी था कि आई वांट टू बिकम गुड, आई वांट टू बिकम द बेस्ट क्लास हियर। पर दूसरी तरफ इन सीएस मैं चाह रही हूँ कि ना यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है कि लोगों को क्वालिटी चाहिए। सीएस के अंदर लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है एग्जैक्टली कि भाई क्या हो रहा है या क्या नहीं, बट दे वांट क्वालिटी, दे वांट गुड टीचिंग, क्योंकि ये चीज और कहीं पढ़ाई नहीं जा रही। हाउएवर जब मैं लॉ पढ़ाती हूँ तो लॉ वाले लोगों को ना सिर्फ पैसों से मतलब है। जहाँ पे सस्ती क्लास मिल जाएगी वहां पे चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ पास ही होना है। राइट। तो एक ही कंपनी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर दो अलग अलग चीजों के लिए दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ रही है। राइट। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजी। एक कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट के अंदर बिजनेस अलग अलग बिजनेस यूनिट्स की होगी। उसी बिजनेस के अंदर फंक्शनल स्ट्रैटेजी होगी। फंक्शनल स्ट्रैटेजी आपकी उस बिजनेस यूनिट के अंदर के अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन माय क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ, ग्रोथ के बाद मैं सोचूंगी कि एक टीचिंग का तो मैंने संभाल रखा है, पर एक मुझे बंदा चाहिए जो सारे टेस्ट बनाए रेगुलरली और उनको चेक करता रहे। तो मैंने मेरे डिपार्टमेंट्स बना दिए, एक एग्जाम डिपार्टमेंट हो गया, एक टेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, एक डिपार्टमेंट हो गया जो नोट्स आपको देगा, तो वो नोट्स का अलग डिपार्टमेंट हो गया, एक होएगा जो मेरे ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान रखेगा, तो एक वो डिपार्टमेंट हो गया, एक मार्केटिंग को ध्यान रखेगा। राइट। तो मैंने अलग अलग बिजनेस यूनिट्स के लिए अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट बना दिए, तो वो डिपार्टमेंट क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे वो भी बात हो जाती है। सो वी हैव सेवरल टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, वन एट द कॉर्पोरेट लेवल। फिर उस कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए हम बिजनेस लेवल की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जो अच्छे से काम करेगी तो कॉर्पोरेट तक पहुंचेगी। एंड देन हर एक पर्टिकुलर बिजनेस को ग्रो करने के लिए अंदर के डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजीज।
जो डिपार्टमेंटल होंगी वो फंक्शनल, बिजनेस यूनिट वाली स्ट्रैटेजी बिजनेस, और बाकी टॉप में कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ये बस यही होता है पूरा। ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्होंने पॉलिसी से शुरू किया। तो व्हाट वुड बी अ पॉलिसी? जो तुम्हारी फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती है। अब इजी फॉर्म में अगर मैं बोलूँ कि कंपनी है, कंपनी को कुछ अचीव करना है। देखिए, व्हाट वुड बी अ पॉलिसी? कंपनी को कुछ अचीव करना है। अगर वो अचीव करते तो उसके लिए वो स्ट्रैटेजी बनाएगी। स्ट्रैटेजी विल बी ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो कंपनी का गोल, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनी। वो स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनेंगे। कि अगर मैंने बोल दिया ना मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं लोगों को इस तरीके से ऐसा पढ़ाऊं, तो मैंने रूल बनाया कि हमारी क्लासेस 6 दिन होंगी, इतना इतना टाइम होगा, आपको ऐसे करके रिपोर्ट करना है, ये होमवर्क करके लाना है, तो मैंने रूल्स बनाए। जैसे ही ये रूल्स रेगुलरली अडॉप्ट होते रहेंगे, वो मेरी कंपनी की पॉलिसी बन जाएगी कि इस क्लास में तो इतने इस टाइम पर टेस्ट होता ही होता है, ये क्लास में तो इतनी लंबी क्लास होती ही होती है। तो ये क्या हुआ, आज मेरा रूल कल मेरी पॉलिसी बन जाता है, राइट? तो business policy is nothing but the rules you have framed to achieve the strategy which were made to achieve the goal. I अब बिजनेस पॉलिसी के फीचर्स मैंने बताए। अब पॉलिसी अगर मेरी क्या कोई है तो ऑफ कोर्स फालतू फालतू पॉइंट से ज्यादा दिमाग पे लेना नहीं। क्या पॉलिसी होगी, स्पेसिफिक होने चाहिए मेरे रूल्स। किसी को समझ ही नहीं आ रहे हैं, मैंने बोला क्लास सुबह है तो तुम पूछते ना सुबह कितने बजे, तो ये क्या है, आई हैव टू बी स्पेसिफिक कि सुबह नहीं, सुबह 10 बजे क्लास है। दैट इज स्पेसिफिक, क्लियर कि भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कौन सी किताब लानी है, पता नहीं देखते हैं कोई पढ़ लेंगे, डाउट क्रिएट होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। रिलायबल एंड यूनिफॉर्म, व्हाट आई से आई शुड बी यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ऐसा कभी आज क्लास कभी किसी दिन क्लास, उससे तुम भी औखे होते हो, रूटीन बिगड़ता है। तो यू रिलायबल एंड रिलायबल इज डिपेंडेबल, जब टाइम पे मैंने बोला है क्लास है तो उस टाइम पर क्लास होनी चाहिए। तो दोनों चीज यूनिफॉर्म एंड रिलायबल। इसके अलावा अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट यानी कि तुम आ रहे हो यहाँ पर, हम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हैं तो तुम्हें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो यानी कि पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, यानी कि मेरे लिए रूल्स बनाए मैंने। जब मैं पॉलिसी बोलूँ तो मैं रूल समझ में आ रहे हैं, राइट? तो वो रूल्स या पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए विच हेल्प यू टू अचीव द गोल, राइट? फिर तुम्हारे सिंपल, अ पॉलिसी शुड बी सिंपल एंड इजीली अंडरस्टूड। फिर इंक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब वो प्रॉपर कवर करे हर एक चीज को। पॉलिसी ऐसी हो जो टेस्ट का भी ध्यान रखे, रूल जैसे हो टेस्ट का भी ध्यान रखे, पढ़ाई का भी ध्यान रखे, टाइम पे सिलेबस खत्म करने का भी ध्यान रखे। फ्लेक्सिबल, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कभी किसी को कहीं पर कुछ जाना होता है, कभी किसी को कुछ चाहिए होता है, उस हिसाब से हम फ्लेक्सिबल रखते हैं अपने रूल को कि हाँ चल ठीक है, तो ऐसे नहीं तो फिर तू ऐसे कर ले, फ्लेक्सिबल। बाकी स्टेबल, स्टेबल इन द सेंस कि जैसे ना अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, कि जैसे सब कुछ प्रॉपर तरीके से चलता रहे। बहुत ज्यादा अगर चेंजिंग होगी ना तब भी तुमको प्रॉब्लम होगी उस चीज पे। तो द रूल्स शुड बी ठीक ठाक, कि ऐसा अभी तक तो ऐसा होता था, फिर अगली क्लास से हम ऐसा कर देंगे कि इस ऐसे टेस्ट लेंगे, अगली क्लास से ऐसा कर देंगे कि सुबह 5 बजे की क्लास है। तो अगर हर बार ऐसा चेंज होता रहेगा तो अगले बार को पता ही नहीं है कि व्हाट डू आई हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज क्लासेस, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये वाले तुम्हारे कुछ बस पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं ना बस में, ठीक है? रीड तुम कर लो ना, इसको ज्यादा ज्यादा हम उतना नहीं जाते। बाकी इवोल्यूशन और इंडियन सिनारियो तो कर ही करते हो, इसका तो कोई सेंस नहीं होता। ठीक है, आगे तुम्हारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी में लिख लो। पॉलिसी का इम्पोर्टेंस नहीं है टॉपिक में, इस पॉलिसी इसमें है बिजनेस पॉलिसी को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब तुम्हें ये लोग बिजनेस पॉलिसी पढ़ा रहे हैं ना, तो ये लोग ये समझा रहे हैं कि इसको पढ़ना क्यों है, तुम्हें ऐसा समझा रहे हैं, ठीक है? या तो क्योंकि अगर तुम बीबीए कर रहे हो तो उसमें बिजनेस पॉलिसी का सब्जेक्ट क्यों होता है, ये है उस टॉपिक में, ठीक? तो दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ बिजनेस पॉलिसी इफ यू वांट टू राइट इट। तो अब इन्होंने बोला कि ये इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहला, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कोर्स इटसेल्फ, जो भी तुम कोर्स कर रहे हो उसके अंदर हमें तुमने बिजनेस पॉलिसी के अगर बारे में हमें समझाया, तो तुम्हें यहाँ हल्का फुल्का प्रैक्टिकल नॉलेज दे देते हैं कि भाई कैसे नहीं होता। अब जैसे मैंने बोला कि you come here so you know कि how do I manage, या क्योंकि आई एम ओपन अबाउट इट। तो इससे क्या होता है ना, तुम्हें भी पता है कि कल को अगर मुझे करना पड़ा तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा। मेरी गलतियों से भी तुम सीखोगे कि उन्होंने ऐसा किया ना, ये हम नहीं करेंगे। अदर अलग अलग चीजें हैं, राइट? तो ये एक
इससे होगा क्या कि व्हेन यू स्टडी अबाउट द बिजनेस पॉलिसी, तुम्हारा जो कोर्स, जो भी तुम कोर्स करो वो एक इंटीग्रेटेड कोर्स बन जाता है, यानी कि तुम्हें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज हो जाती है। आया? तो वही लिखा है, खाली फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन सिर्फ इतना मार्क कर लो। सीक्स टू इंटीग्रेट नॉलेज, एक्सपीरियंस गेन, सब कुछ इंटीग्रेट हो जाता है एक जगह पर। इट enables द लर्नर टू अंडरस्टैंड, मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, अभी जब मैं आपको पॉलिसी के बारे में समझा रही हूँ तो मैं आपको सब कुछ समझा रही हूँ ना, कि एनवायरनमेंट में मैं अपने स्टूडेंट्स का यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखती हूँ, फैक्टरिंग करती हूँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि आज बाहर अगर हम ऐसे बोल रहे कि भाई हालात अच्छे नहीं है या क्लास आज नहीं हो सकती, अब होली के दिन हमें डर था कि तुम नहीं आ पाओगे ढंग से, सेफली नहीं पहुंच पाओगे, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था। तो ये इससे हुआ क्या कि वी वर एबल टू डिटरमाइन कि व्हाट इज गुड फॉर द बिजनेस एज वेल, राइट। ये तो मैं आपको एक दिन का बता रही हूँ, बाकी कंपनी ऐसा हर बार करती है कि कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा तो क्या, कोई इंटरनली अगर किसी बच्चे को ये तकलीफ आ रही है क्लास में तो उसको भी ठीक करना है। So when you talk about policy, you talk about the practical difficulties which a company faces in its environment. It can be internal, external. Then next you have for understanding the organization. Understanding the organization in the sense कि you understand the culture of the company. एक basic organizational culture, work culture आपको समझ में आता है उस कंपनी का, कि किसी भी मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, कि आप कल को अगर किसी कंपनी में काम करते हैं या आप कोई तरीके से कहीं पर ज्वाइन करते हैं तो व्हाट कल्चर शुड यू एक्सपेक्ट और व्हाट काइंड ऑफ कल्चर शुड यू ब्रिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और अगर आपको पहले से ये पढ़ा दिया जाए तो तुम्हें समझ में आएगा कि सही कल्चर क्या होता है और गलत कल्चर क्या होता है, राइट। तो पढ़ाना बिजनेस पॉलिसी को क्यों जरूरी है, ताकि तुम्हारा कोर्स इंटीग्रेटेड बने, एनवायरनमेंट का नॉलेज हो और ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज हो। आया? नहीं। उसके बाद फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में उन्होंने पॉइंट नंबर 1 जिससे स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट है ना, तो डेवलपमेंट में ये है कि अब अगर तुम स्ट्रैटेजी बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा था, मुझे एज पर माई स्ट्रैटेजी मेरा गोल था कि मुझे ऐसी क्लास बनानी है कि मेरा तो न्यू न्यू क्लास है, तो ना मुझे चाहिए कि मैं अपने फील्ड में बेस्ट करूं, और दूसरा कि मुझे बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए, पर अगर मेरे पास 5 बच्चे हैं तो उसमें से 5 के 5 सीएस बन जाए, राइट। तो व्हाट माय गोल इज कि यानी कि मेरा एरिया ऑफ फोकस क्या है, मेरा एरिया ऑफ फोकस है लिमिटेड बैच, बेटर स्टडी, राइट। कुछ लोगों का होगा कि नहीं नहीं अपने को तो बच्चे चाहिए एकदम भर लो, हमारे ही होने चाहिए सारे चंडीगढ़ के बच्चे मेरे पास ही आ रहे हैं, तो उनका मोटिव क्या है, कस्टमर बेस बढ़ाना। मेरा मोटिव है कस्टमर बेसिक कस्टमर आ जाए, बाकी पढ़ाई अच्छी करना। तो एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर बेस, इफ नाउ देन आई ग्रो, कि अगर मेरा काम अच्छा हो गया, मैंने 2-3 टीचर्स और रख लिए साथ में, फिर मेरा फोकस जाएगा कस्टमर बेस बढ़ाने पे। क्यों? क्योंकि अब टीचर रखी है, क्लास नहीं है, तो मुझे उनको भी तो पैसे देने हैं, तो हैव टू हैव इनकम एज वेल। तो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस पोजीशन आपकी स्ट्रैटेजीज बनती हैं। तो और हर स्ट्रैटेजी किसी ना किसी एरिया पे फोकस करती है, जरूरी नहीं है कि एक ही स्ट्रैटेजी हो, अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी हो सकती है, मतलब अलग अलग एक टाइम पर 2 स्ट्रैटेजी हो सकती है, राइट। तो आपकी एरिया टू बी फोकस्ड वो, या स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में पहला बिजनेस असेस करो, यानी कि किस एरिया में आपको काम करना है। दूसरा फिर फॉर्म फॉर्म करो, जो भी मुझे अचीव करना था, मैंने क्वालिटी एजुकेशन लिमिटेड बैच चाहिए, तो मैं उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्या कर रही हूँ, आप वो करो, फॉर्म अ स्ट्रैटेजी की व्हाट विल यू डू टू अचीव द गोल। सेकंड थर्ड, ट्रांसलेट स्ट्रैटेजी टू एक्शन, दिमाग में तो बना लिया, अब करना भी तो पड़ेगा, तो वही है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, और इसको इम्प्लीमेंट करो। और लास्टली स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन में टेस्ट लर्न डाल, जो भी तुमने एक्शन लिए हैं एग्जीक्यूट किए हैं उसको देखो, क्या खराब हुआ है वो पता करो और चेंजेस को डाल करो, सिंपल। अब अगला तुम्हारा है नेक्स्ट है ना, फ्रेमवर्क के अंदर वापस यहाँ पर ना वो बोला है, there is a, बाकी ऊपर का पैराग्राफ को दो, फर्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे, सेकंड पैराग्राफ इज द लॉजिकल लिंक एंड इवोल्यूशन बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट सच एज विजन, मिशन लीड्स टू ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव टू गोल एंड द बियॉन्ड, राइट। तो तुम्हें ना ये सारी चीजें अब ये बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे समझते हैं
फिर उन्होंने इसी की रेल बनाई हुई है आगे के चैप्टर में। ठीक है। अच्छा, अपने को विजन पता है ना क्या होता है? फिर मिशन क्या होता है? बेसिक डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन क्या होगा? विजन इज अ लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव, कि अगर जैसे कि मेरा विजन है कि मुझे चंडीगढ़ में सीएस की बेस्ट क्लास बनना है, कि अगर कोई भी बोले कि अगर चंडीगढ़ में सीएस किसके पास पढ़े तो इस मैम के पास पढ़ो, ये मेरा विजन है। ठीक है, आई वांट टू बी द बेस्ट फॉर सीएस हियर लोकली। ठीक है, एक ये मेरा विजन हो गया। अब मिशन है कि उसके लिए अगेन ये हम क्या कर रहे हैं, तो मिशन में भी ना, मिशन भी लंबे लंबे होंगे तुम्हारे, कि अच्छा हाँ ठीक है, मुझे इन द ईयर 2027 तक मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे पास कम से कम इतना बच्चा सीएस पढ़ के निकल जाना होना चाहिए, मेरे पास मेरे खुद के नोट्स होने चाहिए पढ़ाने के लिए, और मेरे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वीडियो रिकॉर्ड करने का, राइट। तो ये मेरे मिशन हो गया। फिर इस अगले साल तक आई वांट अ क्लास ऑफ माय ओन, आई वांट टू हैव अ क्लास इन अ गुड मार्केट वाला एरिया सो दैट पीपल आर एबल टू रीच टू मी इजीली। ऐसे करते करते अगला मैंने मार्केटिंग का बनाया, राइट। तो देर आर मिशंस, मिशंस आर करंट विच आर इन द नियर फ्यूचर अचीव करने वाले। आप मिशन को थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाते हो, विजन स्पेसिफिक नहीं होता, विजन छोटा सा होता है, आई वांट टू बी द बेस्ट, चलो बात खत्म। तो वो क्या होगा, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। लॉन्ग रन में कुछ अचीव करना है, वो मिशन विजन है। उसको अचीव करने के लिए छोटे छोटे क्या अचीवमेंट्स, आपके छोटे भी नहीं है बट ये क्या अचीवमेंट्स हो रहे हैं, मिशन है। अब उस अलग अलग मिशन को अचीव करने के लिए तुम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव विल बी फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि अच्छा, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि अब मैंने सोचा था, मेरा मिशन था कि मुझे इस साल तक ऐसा करना है कि इतने सारे बच्चे मेरे पास हो जाए, राइट। तो उस पास करने के लिए मेरे को ऑब्जेक्टिव है कि यार मेरे को सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे इतने टेस्ट नहीं हो रहे, तो माय ऑब्जेक्टिव इज कि ये बच्चे मतलब ऐसा नहीं, उल्टा 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 बोलना चाहिए, ठीक है। माय मिशन इज कि सारे बच्चे का सीएस बने होने चाहिए, तो माय ऑब्जेक्टिव विल बी फॉर यू टू क्लियर योर करंट एग्जाम, दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव। उसके लिए गोल मेरा वो होगा कि भाई तुम्हारे टेस्ट हो प्रॉपर, टारगेट विल बी टाइमली सिलेबस खत्म हो ताकि टेस्ट देने का टाइम हो, राइट। तो टारगेट सबसे छोटा, कल का आज का मेरा टारगेट क्या है कि ये वाला पेपर खत्म, ये वाला चैप्टर खत्म, टारगेट। गोल विल बी कि अगर मेरे सारे टारगेट्स अचीव होते हैं तो टाइम बचेगा, मैं तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करवा पाऊंगी, मेरा गोल है तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस करवाना। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए, तो टारगेट अचीव करने पर मेरा गोल अचीव होगा, गोल अचीव करने पर ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ऑब्जेक्टिव्स मेरे सारे बहुत सारे अचीव हो जाएंगे, तो मेरा मिशन होगा, एंड देन द विजन विल बी देयर। आया समझ? बेसिक। तो तुम्हारा विजन वही है, विजन क्या है, पर्पस है कि आपने कंपनी क्या सोच के शुरू की, ये क्लास मैंने क्या सोच के शुरू की। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव लॉन्ग रन आर्टिकुलेट पोजीशन, सब वही दिया हुआ है, फ्यूचर 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 वेरी गुड बैड सब कुछ आपको अच्छा बनना है वो दिया हुआ है, बढ़िया। अब फीचर्स दे दिए उसके, विजन के फीचर्स दे दिए, कंसाइज होता है, क्लियर होना चाहिए, एक टाइम का कुछ होना चाहिए, फ्यूचर और टाइम इन द सेंस कि मेरे को बेस्ट बनना है, कब बेस्ट करना है? आज से 20 साल बाद, अरे तो रहने दे फिर, तो इसलिए टाइम होना चाहिए, कुछ फ्यूचर ओरिएंटेड, कल की बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेबल होना चाहिए ऑफ कोर्स, कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कि अचानक से आज तो मैं पढ़ा रही हूँ पर मैं 10 साल बाद फिजिक्स साइंस भी पढ़ाऊंगी, नहीं है मेरा ये स्टेबल, ये आई दिस इज समथिंग आई वोंट बी एबल टू अचीव, राइट। मेरा एक्सपर्टीज नहीं है उसमें। तो स्टेबल इज की लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विच विल अनलाइकली बी इम्पैक्टेड बाय मार्केट, इसलिए इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं होता, बहुत आसान कि हाँ आज मेरे पास 6 बच्चे आते हैं, 5 साल बाद कम से कम 10 तो होने चाहिए, तो फिर ये तो छोटा सा गोल है ना, तो इससे बेटर कुछ करो, इससे कुछ मुश्किल लो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जनरल होना चाहिए थोड़ा सा, कि बेस्ट बनना है, तो भी वो ऐसा नहीं कि भाई 50 बच्चे चाहिए, ये मेरा मिशन हो सकता है, ये मेरा विजन नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट। पर्पस, पर्पस क्या होगा विजन का, कि आपको वो गाइडिंग फोर्स होगा, इट विल बी अ फाउंडेशन, गाइडेंस देगा कि बेस्ट बनने के लिए काम तो कर, वो
फिर मोटिवेट करेगा आपको, आपके एम्प्लॉइज को। फोकस कंपनी एफर्ट्स, आपको पता लगेगा कि कहाँ पे फोकस करना है मुझे। बेस्ट बनने के लिए फोकस करोगे आज तो जाके बेस्ट बनोगे। तो वेयर टू फोकस, क्या रास्ता है, क्योंकि विजन की वजह से एक मिशन आया था। देन यू हैव हेल्प द कंपनीज टू डिफरेंशिएट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, आप क्या ऐसा कर रहे हो जिसके वजह से आप बाकियों से अलग हो। आया, बढ़िया। इसके बाद तुम्हारा मिशन आ जाएगा। मिशन, अभी उसके छोटे छोटे चीजें, तो अकॉर्डिंग टू दिस मिशन स्टेटमेंट खाली मार्क कर लो क्या है। इट विल डिफाइन कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है और क्या बनना चाहती है। लिमिटेड इनफ टाइम का होगा, डिस्टिंग्विश करेगा आपको बाकियों से। करंट पर्सपेक्टिव वर्क आपका क्या है, एक्सेट्रा। एलिमेंट आ गया मिशन के, क्लियर होनी चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट, जैसे मैंने बोला था कि मैं साइंस पढ़ाने लग जाऊंगी कल से, तो नहीं पॉसिबल है। रिटर्न इन अ पॉजिटिव टोन, अच्छा मिशन होगा ना, सारे बर्बाद हो जाए तो नहीं है हमारा मिशन। यूनिक होना चाहिए। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग मतलब पॉसिबल टू अचीव, ठीक है। उसके बाद अडेप्टेबल, अडेप्टेड टू टारगेट ऑडियंस, जैसे जो मेरी ऑडियंस है, जो मैं काम कर रही हूँ उस हिसाब से। अब माय माय ऑडियंस इज यू गाइस, राइट, एंड यू गाइस आर वेल इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा अच्छा बुरा क्या है। बट साथ के साथ तुम्हारे में बचपना भी है कि नहीं पढ़ना बोल रहा है। तो माय टारगेट ऑडियंस इज यू। मैं तुम्हें डंडा मार के पढ़ा नहीं सकती क्योंकि तुम इतने छोटे नहीं हो, और तुम्हें इतनी लिबर्टी भी नहीं दे सकती क्योंकि तुम इतने बड़े नहीं हो। तो टारगेट ऑडियंस के हिसाब से आपका मिशन क्रिएट होगा। उसके बाद तुम्हारे कंपैरिजन चार्ट दिया है इन्होंने विजन और मिशन का। इन्होंने विजन मिशन में बताया कि आप वही जो तू कह रही थी कि हाउ वाला है, कि अब टॉक्स अबाउट हाउ यू विल गेट देयर। और विजन है कि आपको कहाँ पहुंचना है, वेयर का। फिर मिशन बोलता है इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डू वी डू टू मेक अ डिफरेंस, और इट आंसर्स वेयर डू वी एम टू बी। सेम। मिशन टॉक्स अबाउट प्रेजेंट, ये अबाउट फ्यूचर। मिशन में गोल्स हैं आपके अलग अलग जो आप फॉर्म करते हो टू अचीव टू द मिशन। तो ये where do you see yourself 5-6 साल बाद चुके। डेवलपमेंट, डेवलपिंग अ स्टेटमेंट, यानी कि जब भी आप मिशन बनाते हो तो आप क्या चीजों का जवाब देते हो। चीजें एज सच कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजों का जवाब आपकी मिशन स्टेटमेंट में होता है। और कहाँ पहुंचना है, कब पहुंचना है, ये आपके विजन स्टेटमेंट में जवाब होता है। उसके अलावा पर्पस एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये लेना, कुछ नहीं लगना इसमें, समझ नहीं आया, बस बहुत लेते हैं। अभी ये तो उन्होंने ना सारी कंपनी के फालतू में विजन मिशन दे दिए, ये तो पूछेंगे नहीं। बाकी तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि मतलब एक अगर ये ना, मैंने ना इसे थोड़ा सा रैंडमली करा था, ऐसे मैं बना रही थी ऐसे, कि जैसे अब मान ले कि इस इंसान को इस विजन तक पहुंचना है तो दिस इज इट। अभी तुम्हारा पूरा रास्ता जो है वो तुम्हारा मिशन है। उस मिशन को अचीव करने, इस विजन को अचीव करने के लिए तुम एक पूरा मिशन बनाते हो, जिस मिशन के अंदर तुम्हारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो दिस एंटायर थिंग, तुमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं इस विजन तक पहुंचने के लिए। उस लेकिन ऑब्जेक्टिव को अचीव अचीव करने के लिए तुम छोटे छोटे गोल्स बनाते हो, और उस अलग अलग गोल को अचीव करने के लिए तुम छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हो। बस यही है एंटायर चीज, राइट। बढ़िया। अब ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स पर आ जाओ। मैंने बस मेरे डाल दी। बेकार लगती है ऑब्जेक्टिव। क्या कुछ बताओ ना, समझे तो है। वही तो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव माना जाता है। बी पॉजिटिव। इम्पोर्टेंस दे दिया ऑब्जेक्टिव का। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव वर्सेस गोल तुम्हें समझ में आ गया। प्रोसेस पर आ जाओ। प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव मिशन ऑब्जेक्टिव, ये मतलब एनवायरनमेंट अपना एनालाइज करो कि तुम कहाँ पर क्या काम कर रहे हो, किस हिसाब से काम कर रहे हो, अपने एनवायरनमेंट को देख कर ही अपना ऑब्जेक्ट या मिशन बनाओगे। विजन एंड मिशन आपका क्या है, ऑफकोर्स आपको कहाँ पर पहुंचना है उस हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव और उस हिसाब से आपका मिशन बनेगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव या आपकी कंपनी क्या अचीव करना चाहती है वो ऑब्जेक्टिव should be same as what your entire organization's objective is। उसके अलावा स्पेसिफिक टारगेट्स जो दिए जाते हैं, तो स्पेसिफिक टारगेट्स एक टॉप मैनेजमेंट नीचे के एम्प्लॉयज को देती है, राइट। तो उस हिसाब से भी उन्होंने बोला कि भाई सारे
टारगेट्स जो दिए गए हैं वो सब के सब उस गोल को, फिर उस ऑब्जेक्टिव को सबको मीट करने के लिए होने चाहिए, राइट। द स्ट्रैटेजिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग स्ट्रैटेजी। अब तो मैंने समझाया है ऑलमोस्ट अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, कॉर्पोरेट, बिजनेस लेवल और ये वाली, राइट। तो सिर्फ एक ये जो चार्ट सा है ना नेक्स्ट पेज पे, ये ट्राइंगल ट्राइंगल सारे छोड़ दो, द चार्ट जिसमें वो गोल गोल बने हुए हैं सारे, एक दो गोल जैसे बनाया है जिसमें लिखा है एक बिजनेस मिशन लिखा है और एक वैल्यूअर एंड कल्चरल गोल्स लिखा है, उनको एरो करके उन्होंने लिखा है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी, राइट। द पॉइंट बीइंग, मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी कंपनी का मिशन, तुम्हारी कंपनी के वैल्यू, तुम्हारी कंपनी के गोल्स और कल्चर, ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारे कंपनी की कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रैटेजी को अचीव करने में हेल्प करती है। हमें पता है कॉर्पोरेट पूरे कंपनी की स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी अलग अलग यूनिट, जैसे लॉ डिपार्टमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है, सीएस डिपार्टमेंट की क्या स्ट्रैटेजी है, और फिर फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, मैं बोल रही थी कि भाई हाँ मैंने अलग अलग बंदे रख लिए, तो टीचिंग डिपार्टमेंट का क्या स्ट्रैटेजी है, नोट्स डिपार्टमेंट का क्या स्ट्रैटेजी है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या स्ट्रैटेजी है, आईटी वाले हैं उनका क्या है, तो अपना अपना स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो हाँ ठीक है चलिए, उसके बाद कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पढ़ ही लोगे यार। ये डिफरेंस ही करवा दो। हाँ ठीक है, बस मैं ऊपर ऊपर से बोल देती हूँ अभी क्या है ये, मैंने क्या करना है। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वही जो बेसिक कंपनी में एंटायरली अचीव करने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पर पहुंचना चाहती है, इफ इट वांट्स टू अचीव, इफ आई वांट माय क्लास टू बिकम द बेस्ट क्लास इन चंडीगढ़, उसके लिए मेरी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं फीस ऐसे रखूं, इतना में बच्चे आए मेरे पास पढ़ने, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। फिर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, हर कंपनी के पास एक बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी नहीं होगी, जिस कंपनी के पास दो तीन बिजनेस यूनिट्स हैं उन्हीं के पास ही होगी ना बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। अगर मैं लॉ भी पढ़ा रही हूँ, सीएस भी पढ़ा रही हूँ, तो मुझे चाहिए बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, नहीं तो मेरी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ही बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है, राइट। उसपे तुम्हारे फर्स्ट 2-3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ बस मार्क कर लो। फर्स्ट 3 पैराग्राफ में इंट्रो दिया है और लास्ट पैराग्राफ में माइकल पोर्टर की वो दी हुई है, डेफिनेशन उसने दी हुई है, वो अच्छी है, ठीक है। इसके अंदर ना, इसमें एक पॉइंट है अलग वाला मार्क करने वाला, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्लासिफाइड है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये 3 टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं। डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप मतलब सबसे कम कॉस्ट में, सबसे कम कॉस्ट में मतलब यानी कि सबसे कम प्राइसेस में अपने प्रोडक्ट्स बेच पाऊँ। कॉस्ट लीडरशिप कि मेरे से बढ़िया प्रोडक्ट नहीं बिक सकता, कम दाम में नहीं बिक सकता। डिफरेंशिएशन इज, पैसे पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, मैं अलग क्या कर सकती हूँ, बाकी सारे कॉम्पिटिटर से अलग कैसे मैं आ सकती हूँ, हाउ विल आई प्रोवाइड यू द क्वालिटी विच यू वांट। और अगला सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि हमेशा मेरा काम एक तरीके से बाकियों से बेटर कैसे रहे। अब इन्होंने ना अगेन दिया हुआ है दो चीजें, ये जो चार्ट नेक्स्ट पेज पे भी दिया है ना वो ग्राफ सा, उस ग्राफ में उन्होंने देखो एक तरफ लिखा है डिफरेंशिएशन, एक तरफ लिखा है कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप मतलब कम कॉस्ट कम प्राइस पर सामान देना, डिफरेंशिएशन मतलब कॉस्ट बढ़िया होगा पर प्रोडक्ट अलग होगा, बाकियों से अलग होगा, राइट। और नीचे सब बीच में सारे वो पॉइंट्स दिए, इनका ना मतलब क्या है कि मतलब अगर तुम इनोवेशन करते हो तो तुम डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे हो, है ना। अगर तुम रिस्पॉन्सिव हो तो तुम कहीं पर बीच में हो, अगर तुम इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, तो तुम डिफरेंशिएशन की तरफ उतना नहीं जा रहे होगे, बट यू माइट बी गोइंग टूवर्ड्स कॉस्ट लीडरशिप। ये क्यों, क्योंकि इसका ना ऐसा ही घुमा के कोई क्वेश्चन आ सकता है। अ कंपनी वाज ट्राइंग टू बी, अ कंपनी focused all its energy towards creating efficient operations, however it wants to achieve differentiation, right, तो can it do so, तो नहीं, इससे वो यहाँ जाएगी, इसके तरफ जाएगी, है ना। इट इज पॉसिबल टू रीच देयर बट नॉट रियल, ऐसा, ठीक है। बस एक वो दिया हुआ है, बाकी ब्राउन एंड ब्लैकमैन ने कोई डेफिनेशन दी है बिजनेस यूनिट स्ट्रैटेजी की, वो मार्क कर दो बस चलेगा। फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी, अलग अलग सिंगल सिंगल डिपार्टमेंट की जो स्ट्रैटेजी थी वही बोल रहे थे, वो थी। बाकी कंपैरिजन आ जाओ, बिजनेस स्ट्रैटेजी जो फॉर द मैनेजर्स है कॉर्पोरेट एंटायर मिशन स्टेटमेंट के हिसाब से बनती है, मिडिल लेवल के लिए बिजनेस हो गई, टॉप लेवल के लिए कॉर्पोरेट हो गई। एग्जीक्यूटिव गवर्निंग यानी कि बिजनेस वाले जो यूनिट के मैनेजर्स होंगे वो लोग छोटे लोगों को
छोटे बोल रही हूँ, एम्प्लॉयज को गवर्न करते हैं, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव, काम करने का एग्जीक्यूटिव और गवर्निंग। बाकी ऊपर तो डिसाइसिव, उन लोग बोल देंगे कि मुझे इतना सेल टारगेट चाहिए, कैसे चाहिए वो इनको नहीं पता है, मतलब वो तुम देखो, तुम मैनेजर हो सेल्स डिपार्टमेंट के, तो सेल डिपार्टमेंट वाला उसको एग्जीक्यूट करवाएगा और देखेगा कि हो रहा है कि नहीं, यानी गवर्न करेगा। फिर सिलेक्शन ऑफ अ प्लान टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस सिलेक्शन करता है पूरा, डील्स विद पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट, और ये एंटायर बिजनेस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। फिर कंपीटिंग सक्सेसफुली इन द मार्केट, और इनका है कि मैक्सिमाइजिंग ग्रोथ। फिर इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड, ऑफ कोर्स बिजनेस यूनिट अपने बिजनेस के अंदर अंदर की स्ट्रैटेजी बनाता है, और ये बाहर को देखकर स्ट्रैटेजी बनाता है। यहाँ पर कॉस्ट लीडरशिप, फोकस ऑन डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर एक्सपांशन पे फोकस होगा। सही है। फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रैटेजी, फंक्शनल स्ट्रैटेजी क्या थी, अलग अलग डिपार्टमेंट की, राइट। तो अगर उसको फॉर्म करना है तो उन्होंने बोले हुए हैं कि फंक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर अलग अलग फंक्शनल स्ट्रैटेजीज, अलग अलग डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी। अब है ना, इसके बाद उन्होंने सिर्फ फंक्शनल स्ट्रैटेजी पे फोकस किया है। अब पहुंचे लोग चैप्टर के मेन मुद्दे पे। तो फंक्शनल यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट, और अलग अलग डिपार्टमेंट यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो सबके बारे में उन्होंने अभी बस घुस गए अंदर। तो फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को अगर ऑब्जेक्टिव अचीव करने, तो वो क्या करेंगे, कैश फ्लो के बारे में देखेंगे कि हमारे पास प्रॉपर कैश फ्लो है। उसमें सिर्फ पॉइंट्स जैसे मार्क कर लो, मार्क इन द सेंस कि नोट डाउन कर लो कि भाई फ्री कैश फ्लो है मतलब क्या, प्रॉपर सेल हो, कस्टमर बेस बने, लिक्विडिटी हो, है ना। तो ये 3 पॉइंट तुम्हारे इसको देख लेंगे। उसके अलावा इकोनॉमिक वैल्यू एड, इकोनॉमिक वैल्यू एड मतलब अगर मैं कोई सामान बेच रही हूँ, तो मैं सिर्फ 10 रुपए का सामान किधर 11 रुपए में बेच दिया, अरे तो मैं कब तक ये काम कर लूंगी, कहीं से किसी को तो पता लग जाएगा ना कि यही सामान 10 में कहीं और मिलता है। तो व्हाट एम आई एडिंग इट टू इट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज की वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट क्या है, आपका ईवा क्या है, इसका पूरा फॉर्मूला होता है, मतलब कहीं पर अगर आया तो नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ, ठीक है। तो यानी कि भाई, तो आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो, उस पे भी आपका फाइनेंस स्ट्रैटेजी होती है कि कितना उसका कॉस्ट लग रहा है और कितना उससे प्रॉफिट आ रहा है। फिर एसेट मैनेजमेंट, वो तो पता ही है आपका, कैश, इन्वेंट्रीज और लाइबिलिटी, सारा कुछ आप कैसे मैनेज कर रहे हो। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा सोर्स, फाइनेंस, आपके पास पैसा आएगा कहाँ से, और साथ के साथ कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि पैसा आप ले तो रहे हो, राइट। आप पैसा लोगे मान लो डेट से और इक्विटी से, तो डेट और इक्विटी के रेशियो से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं हिल जाएगा, ज्यादा डेट हो गया तब कैपिटल कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा इक्विटी ले ली तो ओनरशिप बढ़ जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो फाइनेंसिंग डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन साथ में लिए जाते हैं, पैसा आएगा कहाँ से और आएगा तो उससे कैपिटल स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, बहुत सारे रेशियोज है ना अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी के, जो अलग अलग तरीके से आपका प्रॉफिट बताते हैं। तो उससे भी आपको पता लग गया क्या, ग्रोथ इंडाइसिस इज ग्रोथ इन सर्टेन पैरामीटर्स, ये मार्क करो। इसका मतलब क्या हुआ ना, ग्रोथ इन सर्टेन पैरामीटर्स इन द सेंस कि अ, मेरी क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि मेरे मेरे पास मेरा मेरे मेरी क्लास का साल का रेवेन्यू कम से कम 5 लाख हो, और साथ के साथ मेरे पास इतने बच्चे आए, 6 बच्चे तो मेरे को कम से कम हर बैच में चाहिए। तो मेरा ग्रोथ अलग अलग है, एक मेरा ग्रोथ है रेवेन्यू, एक मेरा ग्रोथ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं दोनों जगह पर कैसे जा रही हूँ, मान ले मैं 4 बच्चे ले रही हूँ, तो मेरा स्टूडेंट का तो नहीं मीट हो रहा है, पर मैं वो 4 बच्चों से इतनी फीस ले रही हूँ कि मेरा रेवेन्यू 6 लाख चला गया। तो आपका ग्रोथ अलग अलग तरफ से होता है ना। तो दोनों हर हर एरिया में आपका ग्रोथ कैसा है, वो है आपके ग्रोथ इंडाइसिस। फिर रिस्क असेसमेंट, ये तो हमने बहुत पढ़ा है सीएमएडीडी में, रिस्क मैनेज करो, असेस करो, मिटिगेट करो, जो फलाना ढिमका पूरा सीएमएडी खत्म हो गया, एक ही बार था उसमें। फिर टैक्स, टैक्स को मैनेज करना है, ब्ला ब्ला ब्ला, अवॉइड नहीं करना, मैनेज करना है। फिर स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जान दो बस हो गया। नेक्स्ट आओ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में 2 टाइप के डिसीजन होते हैं, एक कैपिटल बजटिंग और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग मतलब कैपिटल टाइप का एक्सपेंडिचर, बड़ा वाला एक्सपेंडिचर आप कहाँ करते हो, आप अपने फंड्स, मैंने 6 लाख कमा लिए, मैं वो फंड्स कहाँ पे लगा रही हूँ, मार्केटिंग कर रही हूँ उससे, या फिर और नया क्लास खरीद रही हूँ, नया बेंच लेके आ रही हूँ, बोर्ड अच्छा बना रही हूँ, क्लास को डेकोरेट कर रही हूँ।
सारा पैसा क्लास को डेकोरेट कर दिया, बच्चे 2 ही आ रहे हैं, क्या फायदा हुआ? तो allocate your funds wisely, कैपिटल बजटिंग। शॉर्ट टर्म इज अगेन एक्सपेंडिचर ही है बट रेवेन्यू नेचर का। तो कैपिटल बजटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नोट्स दे दिए, आप जब भी आ रहे हो आपको यहाँ पर मैंने नोटबुक्स दे दिए, पेन्स दे दिए, वो ऐसे बस क्लास के। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग इज सोर्स, कहाँ से पैसा आना है। डिविडेंड डिसीजन इज कि आपको कितना अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना है, वो भी आप सोच समझ के दोगे। डिविडेंड नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम है, बहुत दे दिया तब भी प्रॉब्लम है। हाय, रेडियो वगैरह बजे जा रही हूँ। इसमें पढ़ने का कोई है नहीं ना, मैं पढ़ाऊंगी तो तुम और ही बोर हो जाओगे। नहीं ह्यूमन रिसोर्स है, फिर ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा ही चैप्टर बचा। अच्छा, साथ में रहना, बस सुन लेना, एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। देन यू हैव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये तो लिंक है बिटवीन डिविडेंड और ये तो तुम पढ़ लोगे, जो पढ़ पाओगे, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, पढ़ तो सारे पाओगे वैसे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी अभी, मार्केटिंग इसकी कितना, अब मार्केटिंग है ना एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप जितना भी खर्चा कर लो ना पूरा नहीं पड़ता, पर तुम अपनी कस्टमर बेस को देख कर करोगे ना। मान लो मैं मेरी क्लास का एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में डलवा रही हूँ, हर रोज हर न्यूज़पेपर में मेरी ऐड आ रही है, पर आजकल के बच्चे न्यूज़पेपर खोलते ही नहीं है, उनको सारी न्यूज़ गूगल से इंस्टाग्राम से मिल जाती है, राइट? तो माय बेटर वुड बी टू इन्वेस्ट इन इंस्टा, यूट्यूब, सो दैट दैट इज द बेसिक पीपल वेयर माय कस्टमर बेस लाइज। तो अपने मार्केटिंग में वाइजली इन्वेस्ट करो, ब्ला ब्ला। फिर तुम्हारा स्ट्रैटेजिक गैप, स्ट्रैटेजिक गैप इज कि तुम जो अचीव करना चाहते हो वो और जो कर पा रहे हो वो, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना उसको स्ट्रैटेजिक गैप कहते हैं, पर इसके बारे में कुछ समझाया नहीं है तो जाने दो। नहीं समझाया है ना? नहीं समझाया। वही स्ट्रैटेजिक गैप है कि जो तुम अचीव करना चाहते हो वहां पर पहुंचने के लिए तुम कुछ तो कर रहे हो, पर अभी भी तुम्हारा विजन वहां पर है और तुम यहाँ पर हो, तो बीच के को गैप कहेंगे कि उस गैप को कैसे फिल करने वाले हो। मार्केट पोजीशन एंड स्ट्रैटेजी, अभी कुछ नहीं, मार्केट में तुम क्या कर रहे हो, तो कुछ होंगे जो मार्केट लीडर्स होंगे। मार्केट लीडर्स जो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो जो काम करेंगे ना बाकियों को वो फॉलो करना पड़ जाता है। अब जैसे टेलीकम्युनिकेशन, जियो की बात करूँ अगर, तो जियो ने ही किया था स्टार्टिंग में कि रोमिंग फ्री, ये फ्री, वो फ्री, इनकम फ्री, ऐसा सब सब फ्री किया, तो इस चक्कर में और भी लोगों ने फ्री किया, कम प्राइसेस किए अपने। तो दे वर द लीडर्स, दे वर डोमिनेटिंग द मार्केट, और जो उन्होंने किया बाकियों को फॉलो करना पड़ा। फिर मार्केट चैलेंजर्स, अब की पोजीशन पर देखो तो जियो एयरटेल सब एक लेवल पर हैं फिलहाल, राइट? तो एयरटेल हो गया या वोडाफोन हो गया, ये लोग जो है वी आई अब इकट्ठे हो गए, तो ये लोगों ने ना मिल के डोमिनेटर को यानी कि लीडर को चैलेंज किया कि भाई ठीक है, तेरी बात, तेरी पोजीशन अच्छी है, पर ऐसा एक इंसान जो सेकंड बेस्ट है मान लो, जो लीडर के एक्शंस को चैलेंज कर पाए, वो मार्केट चैलेंज है। ठीक है। उसके बाद तेरे मार्केट फॉलोअर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एयरसेल, बीएसएनएल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बस, बढ़िया। फिर मार्केट नीशर यानी कि अब जैसे कि टेलीकॉम तो नहीं, पर फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हाँ, ऐसा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम यूट्यूब पे अकेडमी देखते हो, मैं तुम्हें कितनी तारीफ करती हूँ, ये अकेडमी अच्छी है, ये है वो है, तो ये क्या है, दे आर द मार्केट, एक तरीके के लीडर्स ही होंगे, राइट? उनको चैलेंज करने के लिए एक यूनिक अकेडमी है उस पे, वो है। फिर कुछ है जो फॉलोअर्स है छोटे छोटे यूट्यूब पे, और है बाइजू वाइजू जो आजकल सीएस में जा रही है, इवन इफ दे वर गुड बट नॉट इन सीएस, चल, तो वो फॉलोअर्स हुए। मार्केट नेचर है मैं क्यों? क्योंकि मेरे को ग्लोबल लेवल पर कुछ नहीं करना, मेरे को अपनी बेसिक लोकल लेवल पर करना है। नीशर इज द वन जो एक स्मॉल एरिया में काम करते हैं और स्मॉल एरिया में एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देयर आर द नीश। नीश दो तरफ से होता है कि आपका ऐसा करियर ही ऐसा है जो कम लोग करते हैं, दूसरा आपका करियर ऐसा ठीक है बट आपका करियर का पर्सपेक्टिव है कि मुझे यहाँ पे बेस्ट बनना है, मुझे ग्लोबली बेस्ट नहीं बनना, मुझे चंडीगढ़ में बेस्ट बनना है, तो मेरा नीश है। ठीक है, तो आपकी लोकल स्ट्रैटेजी। उसके बाद तुम्हारी एंट्री स्ट्रैटेजीज आ गई। एंट्री स्ट्रैटेजीज है ना, ऐसा कुछ नहीं है, पर
ये ना इजी इजी है अंडरस्टैंड, कुछ नहीं कि अगर आपको मार्केट में एंटर करना है तो सबसे पहले होते हैं पायनियर्स। पायनियर्स वो जो ऐसा कुछ लेकर आ रहे हैं जो और कोई नहीं लाया। जैसे वो स्विगी जोमेटो थे, राइट। जोमेटो भी बाद में आया, पता है पहले स्विगी आया, है ना। तो स्विगी ने स्टार्टिंग में, स्विगी वर द पायनियर्स, कि वो लोग लेकर आए मार्केट में सबको सब कुछ, कि प्रॉपर दिखाया कि अच्छा ऐसा होता है, ये तरीके से करते हैं, वो करते हैं, राइट। दे वर द पायनियर्स। पायनियर्स ऐसा कुछ मार्केट में लेकर आते हैं जो पहले नहीं था। दे ब्रिंग समथिंग इनोवेटिव, ठीक है। उनको फॉलो करते करते होते हैं क्लोज फॉलोअर्स। जैसे जोमेटो आया, जोमेटो ने क्या किया, जैसे स्विग पता चला कि भाई स्विगी का बढ़िया काम चल रहा है तो हम भी करते हैं। तो जोमेटो का फायदा क्या हुआ कि उसको इनोवेशन नहीं करनी पड़ी, उसको पता था कि मुझे क्या करना है। पर उसको एक ही प्रॉब्लम आई, क्या, लोगों को स्विगी से जोमेटो पे शिफ्ट करवाने का खर्चा, है ना। स्विगी को शिफ्ट कराना नहीं पड़ा, वो खर्चा नहीं पड़ा उसको, उसको मार्केटिंग का खर्चा पड़ा, इनोवेशन का खर्चा पड़ा। जोमेटो को ऐसा करना पड़ा कि मैं ऐसी डील्स दूं कि लोग स्विगी छोड़ के मेरे पास आए, राइट। और लेट एंट्रेंस है कि अभी नए नए जो लास्ट लास्ट में आ रहे हैं कि भाई अच्छा ये काम तो अच्छा ही है, हम भी कर ही लेते हैं, दैट इज लेट एंट्रेंस। उनका क्या फायदा होता है कि उनको सब कुछ पता लग जाता है कि मार्केट में घुसना कैसे, एक्सपीरियंस देख लिया, सस्टेन कैसे करना है देख लिया, नया जब बहुत बाद में मार्केट में जाते हो प्रॉब्लम्स क्या आती है देख लिया, तो उनको सब पता लग जाता है। और साथ के साथ दे गेट टू वो क्या बोलते हैं जैसे उसको, हाँ चलेगा अपना समझ में आ गया ना क्या होता है। बढ़िया। उसके बाद तुम्हारा फॉर्मुलेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी में ये छोड़ दो, आगे आ जाओ। उस पे आ जाओ सीधा इम्प्लीमेंटेशन पे। अब अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं 4 टीचर और रख लूँ तो मुझे नहीं चाहिए, सब्जेक्ट तुम्हारे 3 है, मैं 4 टीचर रख के करूंगी क्या। तो वो हो गया। असेस द करंट एचआर कैपेसिटी, कि मेरे पास कितने लोग हैं। फोरकास्ट फर्दर, मैं अब लॉ लॉ शुरू करने वाली हूँ तो मेरे को और टीचर अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो फोरकास्ट कर लिया। गैप एनालिसिस, कि आज कितने हैं और कल कितने चाहिए का गैप देख लिया। डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा था 5 HR स्ट्रैटेजीज विच में बी अडॉप्टेड एज दिस, और उन्होंने 5 बोल के 15 दे दी। तो तुम मेन 5 ही देखो। रिस्ट्रक्चरिंग इसकी, कम भी करना पड़ सकता है स्टाफ, बढ़ा जो भी डिजाइन करने के लिए। ट्रेनिंग कैसे करोगे अपने स्टाफ को, रिक्रूट कैसे करोगे, रिटेन कैसे करोगे, ऑन बोर्डिंग कैसे करोगे उनकी, सब समझ में आ रहा है ना। मेंटरशिप, उनको कैसे मेंटर होने चाहिए, वही पैसा सही दो, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे आ जाओ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। खत्म खत्म, बस लास्ट है प्रोडक्शन। ऊपर ऊपर नहीं पढ़ के जाते, ऐसे याद ही नहीं होते ऐसे जब तक कभी भी। प्रोडक्शन स्टार्ट, 2 ही स्ट्रैटेजी रहेगी, एक प्रोडक्शन एक लॉजिस्टिक आई थिंक। प्रोडक्शन में क्या होगी, तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में, राइट। तो टाइप ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज में कि भाई पूरे कंपनी का प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी को उन्होंने अलग अलग में डिवाइड किया, कि प्रोडक्ट वाली स्ट्रैटेजी बिजनेस की अलग होगी, कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी से अलग होगी और एडवांटेज से अलग होगी। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी है तो मतलब एक कंपनी प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन अचीव करना सकती है कि भाई मेरा प्रोडक्ट सबसे अलग हो, या तो कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर सकती है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे सस्ता हो। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज, भले अलग या सस्ता हो तो प्राइस फिर भी ठीक तो हो ना। अलग है 2 करोड़ का, अरे लिमिट में रहो। तो प्राइस हो गया, क्वालिटी हो गई, डिलीवरी आप कैसे दे रहे हो प्रोडक्ट को, पैकिंग कैसे कर रहे हो, सब कुछ आ जाता है। प्रोडक्ट मिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी, कि मैं जो बेच रही हूँ क्या क्या बेच रही हूँ। आई एम ओनली सेलिंग बूट्स, ठीक है। मैं शूज सेगमेंट में, फुटवेयर सेगमेंट में हूँ, मैं सिर्फ ऑफिस वाले बूट्स बेचती हूँ, तो किसी को स्पोर्ट्स वेयर चाहिए तो मेरे पास नहीं है। तो ऐसा एक मिक्स हो जो बहुत ज्यादा भी ना हो जाए कि संभाला ना जाए, और कम भी ना हो कि बहुत ऐसे आ ही नहीं रहे लोग। सर्विस बाद में आप क्या दोगे कि भाई कल को तुम हमारे यहाँ से बूट लेकर जाओ, पॉलिश करवाना हमें देना, हम करके दे देंगे। मोची का जो भी खर्चा होगा हमारा होगा, कल को कुछ खराब हो तो। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। उसके अलावा कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी, यानी कि अगर अचानक से लोगों को कुछ अलग चाहिए तुमसे तो फ्लेक्सिबल रहो, रिस्पॉन्ड करो। लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी, वही कि वही सस्ता। अभी उसी को समझा दिया तुम, 2 पेज, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी, ये वाला पेज रहने दो, मत ही पढ़ना वाले, सीधा एलिमेंट्स पर आ जाओ। एलिमेंट्स में लॉजिस्टिक क्या होता है पता है, हम जब बोलते हैं कि लॉजिस्टिक्स, हाँ बोल, सेल्स से रिलेटेड होता है। हाँ चल, एक तरीके का सेल्स रिलेटेड होता है। हम जब लॉजिस्टिक कहते हैं ना, तो हम एंटायर
प्रोडक्ट को सेल करने के बाद पहुंचाने की बात करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन है। तो जब भी हम कोई कंपनी जब ट्रांसपोर्ट वाली इंडस्ट्री में होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं वो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में है। क्यों? कोई कंपनी जब पैकेजिंग में होगी हम बोलेंगे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में। एनीथिंग डन टू डिलीवर द प्रोडक्ट इज लॉजिस्टिक्स। ठीक है। बाकी हर चीज आप कैसे अपना सर्विस सेक्टर में तभी भी लॉजिस्टिक्स आएगा ना, कि मुझे मेरे ऑनलाइन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास चाहिए, फिजिकल आने वाले बच्चों के लिए फिजिकल क्लास चाहिए, तो लॉजिस्टिक्स। अगर मैं यहाँ पर तुम्हें कोई टेस्ट दे रही हूँ तो मैं नहीं दे सकती ऑनलाइन टेस्ट या वॉट, तो मेरा लॉजिस्टिक्स अलाउ नहीं कर रहा है मुझे, ऐसे डिफरेंट है। तो कस्टमर सर्विस लॉजिस्टिक्स जब प्लान बनाते हो आप, तो आप हर चीज पर ध्यान देते हो कि आप अपने कस्टमर को सर्विस कैसे दोगे, राइट। अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सर्विस जानी चाहिए प्रोडक्ट के हिसाब से, एक्सेट्रा, वो दिया हुआ है। फिर इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी। इन्वेंट्री लोकेशन पॉलिसी मतलब कि अगर तुम यहाँ पर आ रहे हो पढ़ने के लिए और मैं तुम्हें मेरी क्लास की बुक्स देती हूँ, मैं बोलूँगी मेरी बुक्स है ना, प्रिंट हो रही हैं, ऐसा करो तुम जाके ना 42 सेक्टर से ले लो। अरे तुम बोलते हम रोज क्लास आ रहे हैं, आप यहीं पे दे दो ना, हम वहां जाके क्यों आपकी किताबें लें? तो तुम्हें मजा नहीं आएगा ये सोच के। एग्जैक्टली, तो इन्वेंट्री की लोकेशन क्या है, इट मैटर्स, राइट। इन्वेंट्री पॉलिसी, इन्वेंट्री पॉलिसी एज सच कि अ, कितना मैं किताबें, अब तुम आते मेरे पास 6 बच्चे हैं, मैं कम से कम 36 किताबें प्रिंट आउट करके रख ली। स्टॉक कितना मेंटेन करा हुआ है, ज्यादा रखोगे मेरा ही फायदा नहीं है, कल को किताबें बदल जाएंगी, अमेंडमेंट आ जाएगा, क्या कर लूंगी मैं। कॉस्ट प्लान आपका, कि कैसे पहुंचा रहे हो, कॉस्ट क्या लग रहा है। ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अगेन वही कि हाउ आर यू इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, कैसे पैकेजिंग कर रहे हो, सारा कुछ। आईटी एंड कम्युनिकेशन, जो बाहर हैं, अगर मैं सर्विस दे रही हूँ तो आईटी क्या है, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं हम लोग आपस में। लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि अगर मेरा बड़ी कंपनी है और मुझे इसे डिलीवर करना पड़ा, तो मेरे पास एक प्रॉपर डिपार्टमेंट हो जो इस चीजों को रेडीली टैकल करे, कि हु विल बी डूइंग इट, और कौन किसको रिपोर्ट करेगा ताकि कोई प्रॉब्लम आई तो क्या। लास्टली, टारगेटेड मेट्रिक्स, मेजर ऑफ परफॉर्मेंस अचीवमेंट, कि क्या होने वाला है क्या नहीं। फिर तुम्हारे केस स्टडी है, एक आधी पढ़नी हुई तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना। चैप्टर खत्म। इसमें फर्स्ट कोई है इसमें समझ